कक्षा 9 ये और भी वाले देखेंगे। सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र आपका चल रहा था, सामाजिक विज्ञान में आपका नागरिक शास्त्र चल रहा था। संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण में अगली हेडिंग आप डालेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत का स्वरूप। अब जैसे भारत स्वतंत्र हो गया, अब उसका स्वरूप, जैसे स्वतंत्रता के बाद स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके विषय में आगे बताया जा रहा है। अब है स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी बहुत लाभ पहुंचाया। कहने का मतलब है भारत ऐसा होना चाहिए, भारत वैसा होना चाहिए, जैसे उसमें स्वतंत्रता के बाद क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की जाएं कि जिससे देशवासियों को अधिक से अधिक लाभ हो। जैसे हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर से विचार और अनुभवों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। कहने का मतलब है जो बाहर की विचारधारा है, दूसरे देशों की विचारधारा है, उसको ले करके जैसे उसको अपनाने में उस समय जो नेता थे उनको कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के नागरिक अधिकारों की सूची से बहुत प्रभावित थे। कहने का मतलब हमारे जो उस समय नेता थे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से, अमेरिका के नागरिक अधिकारों की सूची से बहुत प्रभावित हुए। अगर दूसरे देशों से ये सब देख करके नहीं बनाया गया होता तो हमारा संविधान आज के समय में इतना बृहद और शक्तिशाली नहीं बनता। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। कहने का मतलब है रूस में उस समय जो क्रांति हुई वह सामाजिक और आर्थिक दोनों आधार पर हुई। उसमें जो है समाज में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ फैली थीं उसको दूर करने के लिए इनको कैसे आगे ले जाया जाए, इनको कैसे ऊपर ले जाया जाए, उठाया जाए, उसके संबंध में अनेक बातें कही गईं। लेकिन वे दूसरों की केवल नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पे वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी तत्वों ने हमारे संविधान के निर्माण में सहायता की। कहने का मतलब है वे दूसरों से केवल नकल नहीं कर रहे थे, उस पर गहन विचार विमर्श भी कर रहे थे कि क्या यह हमारे देश के नागरिकों के लिए हितकर साबित होगा या नहीं। इस पर भी चर्चा होती थी। अगली हेडिंग डालेंगे आप संविधान सभा। संविधान सभा किसे कहते हैं? अब देखिए उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। फिर से देखिए, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तुरंत बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। जैसे दो हिस्सों में बंट गया। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद भारत दो हिस्सों में बंट गया। एक भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अब उसमें देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर से देखें, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे और 26 नवंबर 1949 को यह अपना काम सभी तरीके से पूरा कर लिया। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारे देश में लागू हुआ और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नई लाइन से देखेंगे, संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों से ही व्यक्त नहीं करता है। संविधान केवल संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके विचारों से ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। कहने का मतलब है उस समय में जितनी भी सहमति हुई थी लोगों के बीच में वह सभी को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को लेकर फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में विद्यमान कई बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी।
कहने का मतलब है उस समय संविधान में जो भी वर्णित किया गया था, लिखा गया था, वह उस समय भी राजनीतिक जो दल थे वह सहमत नहीं बनी थी। इस वजह से समय समय पर इसका संशोधन किया जाता है। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। कोई भी उस दस्तावेज का अनुसरण नहीं करता है। पर हमारे संविधान का अनुभव पूरी तरह अलग है। पिछले आधी सदी से अधिक की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। कहने का मतलब है क्या ये संविधान वैध है, उसमें लिखे गए कुछ बिंदुओं पर ही असहमत बनी, इस कारण सवाल उठे और उस सवाल पर जैसे संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता है। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। कहने का मतलब है देश के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र थे उन सबका उचित प्रतिनिधित्व हुआ था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी जो सबसे अच्छी पार्टी थी, आज अच्छे राजनीतिक दल के रूप में उनका नाम था, लेकिन उस समय में भी उनके राजनीतिक समूह के जो लोग थे वे आपस में सहमति नहीं बना पाते थे। सामाजिक रूप से इस सभा के सभी समूह जाति, वर्ग, धर्म और पेशे से लोग सम्मिलित थे। कहने का मतलब इस संविधान सभा में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों को लेकर सभी वर्गों के लोग थे। यदि संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा होता तब भी इसका स्वरूप बहुत सीमित किसी प्रकार का होता। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की प्रवृत्ता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम बहुत व्यवस्थित, खुला और सहमत बनाने वालों के फोकस पर आधारित था। अब इसी के अंतर्गत आगे है, जैसे एक प्रश्न ही समझ लीजिए, उसमें देखो दिया गया है भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। हमको यह जानकारी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में एक उदाहरण दीजिए या एक तर्क दीजिए। तो सबसे पहला आपका है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो उसके विषय में देखिए, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो उस समय कांग्रेसी नहीं थे, जैसे जयपाल सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव रामजी अम्बेडकर, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। अब उसमें ऐसे अनेक प्रकार के सदस्य, जैसे संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे। इसमें 3 ऑप्शन आपका दिया गया है, जयपाल सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। दूसरा है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ये क्या थे? बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे। दूसरा अगला इसी में है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी भाषा के विद्वान थे। अगला आपका है जयपाल सिंह। ये आदिवासी महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष थे। अगला आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हिंदू महासभा में सक्रिय सदस्य व अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अगला है भीमराव रामजी अम्बेडकर, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत विभाजक और भेदभाव के विरुद्ध अग्रणी आंदोलनकारी थे। तीसरा आपका है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, S.C. मुखर्जी, सोमनाथ लहड़ी, बलदेव सिंह। इन सदस्यों की विचारधारा अलग अलग थी, किंतु वह जनहित का ही पोषण करती थी। अगली हेडिंग आपकी है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। उसके विषय में देख लीजिए। भारतीय संविधान को समझने से पहले इसके संपूर्ण विषय को समझना अति आवश्यक है। इसे समझाने के लिए हमारे संविधान और संविधान की प्रस्तावना के विषय में प्रमुख नेताओं की विचारधारा का अध्ययन करना आवश्यक है।